नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज़ नेशनल। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जिसने आर्टिकल 317 की लकीर को मिटाकर भारत के इतिहास की एक बेमिसाल गाथा लिख दी। अब जब अमेरिका से हथियार खरीदकर पाकिस्तान ने धरती की जन्नत समझे जाने वाले कश्मीर में आतंकवाद को पैदा करने की शुरुआत की थी, तब इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कविता लिखी थी, ये उसके ही कुछ अंश है। जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या, संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब सपना तो साकार हो गया है, अब जम्मू कश्मीर का सूर्योदय भी हो चुका है। अब बस जम्मू कश्मीर का विकास करना है, जम्मू कश्मीर को रोशन करना है और कुछ समस्याएं हैं उसे हल भी करना है। तो यही हमारी आज का चर्चा का विषय है और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप गोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से अतुल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। दिलीप जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना चाहोगे? आज 5 अगस्त वो तारीख 2 साल पूर्ण हो चुके, आर्टिकल 370 एक ऐसा काम जो हमें बहुत जल्दी करना था। हम बहुत पुराने वो इतिहास में नहीं जाएगा कि क्यों इस आर्टिकल को लाया गया, क्योंकि उसकी बात में बहुत मतभेद है उसके बारे में। उस बहाने बहुत बदनाम भी किया जाता है। हम उसको छोड़ दे, क्योंकि उस समय उसकी जरूरत थी तो शायद किया गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमें ये समझ में आ गया था कि इसको हटाना पड़ेगा कि एक देश में कोई एक ऐसा राज्य नहीं हो सकता जिसका कोई विशेष अधिकार हो। तो वो बहुत जल्दी करना था। बीच में ऐसे मौके भी आए थे, वो कर सकते थे। जब इमरजेंसी लागू कर दी गई तब कोई बोलने वाला नहीं था, आपने हटा दिया होता है इस कलम को। जब अब्दुल्ला फैमिली का उतना दबदबा नहीं रहा, जब कांग्रेस को वहां विजय मिली तब भी ये कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। तो वो एक ऐसी चीज थी जो हमें करनी थी। लद्दाख को बहुत पहले से हमें उनसे दूर करना था, ये कलम हटाना था। और कम से कम एक ये मसला ऐसा था जिसको राष्ट्रीय महत्व का मसला समझ के उसमें एक एकमति बनाने की जरूरत थी और एक मैसेज देना था। खास करके उन कश्मीरियों को हमें एक मैसेज देना था जो मुख्य धारा में आना चाहते थे। ये अब्दुल्ला हो या मुफ्ती हो या तो लोन हो या तो जो वहां जैसे कहे कि वो स्थापित हित बन गए थे, उन लोगों को हटा के हमें उनके वहां के नागरिकों को, वहां के कश्मीरियों को ये मैसेज देना था कि आप मुख्य धारा में आ जाइए, आपके ही फायदे में है, आप इन लोगों को छोड़िए। वो मैसेज तब दिया और तब दिया जा सकता था कि अगर हम एक कलम हमने हटा दिया। कलम आपके फायदे की नहीं है, ये आपके काफी कुछ आपके लिए समस्या भी खड़ी कर रही है। आपको अगर भारत के मुख्य धारा में सबको आ जाना है तो इसको हटाना था, तो इसको हटाना जरूरी था और वो हटाया गया। लेकिन अब आगे क्या होगा वो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। जी अतुल जी, आपकी और आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? 2 साल पूर्ण हो चुके हैं कलम 317। अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो नज़ारा 2 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है। पथराव की घटना की बात करें तो वो भी काफ़ी कम हो चुकी है और अगर हम आतंकवादी यानी कि इनसाइड आतंकवादी प्रवृत्ति की बात करें तो उसमें भी काफ़ी कमी दर्ज हुई है। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले 370 जो हटाई उसके बारे में कोई ऐसा विवाद तो है नहीं, लेकिन जो तरीके से हटाई, जो वहां की राजनीति थी, जो वहां के लीडर थे, जो लोगों के बाप दादाओं ने आजादी के समय पे भी हिस्सा लिया था आजादी की लड़त में, और जो हिसाब से जो समय पे आजादी के समय पे जो रीजन थे वो रीजन के हिसाब से हरि सिंह राजा थे वहां के, और उसको 3 ऑप्शन थे: भारत के साथ जुड़ना, पाकिस्तान के साथ जुड़ना या स्वतंत्र रहना। तो ये लोगों को पाकिस्तान के साथ नहीं जाना था, लेकिन अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी रखनी थी। तो वो लोगों ने इंडिया के साथ समझौता किया कि भाई तुम हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है, हमारी संस्कृति है, तो हमारे लिए कुछ प्रावधान करो। कर दिया था तो हम तो हम आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, और वो लोग दिल से जुड़े, ऐसा नहीं है।
वो लोगों ने भी आजादी के लड़ाई में जो सबसे ज्यादा हिस्सा लिया वो लोगों ने भी लिया है। हम लोगों को इतिहास, हम गवाह है कि इतिहास में ऐसा हुआ कि कश्मीरी लोगों ने भी बहुत अलग तरीके से लड़ाई लड़ी थी। जैसे हमारे गांधी जी, सरदार और मौलाना अब्दुल कलाम, बाबा साहेब आम्बेडकर, जो भी सब आजाद सुभाष चंद्र बोस सब लड़े थे, ऐसे वो लोग भी अलग तरीके से लड़े थे। और वो टाइम पे समझो पूर्व मिजोरम है, मणिपुर है, आसाम है, बहुत ऐसे कुछ राज्य थे पूर्व उत्तर के, तो वो लोग अपनी आइडेंटिटी रख के इंडिया के साथ रहना चाहते थे। तो वो समय पे ऐसे अभी भी बहुत प्रावधान है बहुत राज्यों के लिए। ऐसा नहीं है कि सभी जगह एक ही कानून है, सभी जगह से प्रावधान हट गए हैं। लेकिन कश्मीर का जो मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति गर्म करने के लिए पिछले 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस खेल जगह रही की है। आप बात कर और रहे हो, क्या चुनाव वहां आने पर के तिरंगे पहले का अपमान और होता था? वहां पर तिरंगे का अपमान होता दिल्ली, था? हाँ, दिल्ली में भी तिरंगे का अपमान हुआ। और वो किसने किया वो भी मालूम है वो सबको। घटना थी, वो घटना क्या थी? हाँ, वो भारतीय घटना जनता पार्टी के कितनी बार घटित हुई? और कश्मीर में रोजिंदा हम देखते थे कि सुरक्षा, मिलिट्री मतलब सैनिक जो है, जवान जो है वो हमारे हैं, उन पर पत्थरबाजी होती है, वो कितनी उचित थी? वो नहीं होनी चाहिए ना। वो हम कहाँ बोलते कि ऐसा होना चाहिए, झंडे का कलम 317 हटाई, अच्छा, बहुत ही अच्छा हो गया। और 370 हटाने का मतलब क्या है? जो उसके लिए मतलब था कि भाई यहाँ के पंडित लोग वहां जाके बसे। तो अभी मीनाक्षी लेखी जी है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी दिग्गज नेता, तो पंडितों ने प्रश्न किया कि हम लोगों को वहां जाना है, कुछ हमें हमारी समस्या सॉल्व कर दे। तो वो बोले आप जाओ ना, आपको किसने रोका है? लेकिन बात ऐसी नहीं है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ प्रावधान करने पड़े। पंडितों को फिर से बचने के लिए मदद तो करनी होगी जी। वो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। और आप समझो कि कितने लोगों ने, हिंदुस्तान के नागरिकों ने वहां जाके उद्योग स्थापित किया, और कितने लोगों ने वहां जाके जमीन खरीदी, और वो लोगों ने अपना जो भी है व्यवसाय शुरू किया। और कश्मीर की जो पब्लिक है, पहले से हमारे लाखों लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, कोई भी लोग, लाखों लोग कश्मीर में सैलानियों के हिसाब से घूमने फिरने, कश्मीर स्वर्ग है, जन्नत है, तो वहां जाते हैं। कभी कोई टूरिस्ट को, कभी कोई कश्मीरी ने परेशान नहीं किया। और कभी कोई ये छूटमूट जो पाकिस्तान के एजेंडे से आतंकवाद होता है वो अलग बात है, और वहां की जो जमहूरियत है, वहां के जो कश्मीर के लोग हैं वो अलग बात है। कुछ छोटे मोटे युवा लोग कहीं ना कहीं मुद्दा वही आता है कि उमर अब्दुल्ला की बात कर ले, महबूबा मुफ्ती की बात कर ले, या कुछ चंद नेता जो शायद सियासती माहौल ही ऐसा बनाते थे कि ये जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं उनको कभी भारतीय नहीं होने दिया। यानी कहीं ना कहीं वहां पर ये सियासत का दबदबा तो था, उन्हें खुद की जो हुकूमत है वो कायम रखने के लिए भड़काना था। वो ऐसे जो हमारे नेता भी यहाँ अभी ऐसा ही कर रहे हैं ना, कि हिंदू मुस्लिम का मामला चालू रखो और राजनीति करो। कभी राम मंदिर का मुद्दा ले आओ, कभी 3 तलाक का ले आओ, कभी 370 का लाओ। एक ही दो विचारधारा है, बराबर। एक बिन सांप्रदायिक विचारधारा है और एक राइटी विचारधारा है। वो दोनों में यही डिफरेंस है। हमारी जो राष्ट्रवाद है, हम भी राष्ट्रीय है ना, हम कहा हम देश के लिए बोल रहे, उसी बात पर बोल रही हूँ, राष्ट्रवाद। कांग्रेस ने देश को आजाद किया है, राष्ट्रवाद नहीं होता तो कांग्रेस ने ये मूवमेंट की नहीं होती। नहीं, आप विचारधारा की बात कर रहे थे ना कि हिंदू मुस्लिम होता है तो दूसरे दो विचारधारा चल रही थी, उस पर मैंने आपको बोला कि आप जो बोल रहे हो उसमें ये वाला मुद्दा भी आ जाता है सियासत पे। जलपा, सही बात है, सही बात। जी योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा सबसे पहला कि कलम 317 हटाई गई, 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, कश्मीर में काफी कुछ सुधार है, वो धीरे धीरे आ भी रहा है, लेकिन और गति तेज करने की जरूरत तो है। अब कलम 370 हटाने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसका बैलेंस शीट निकाले तो मेरे ख्याल से सब प्लस में ही है जी। जैसे कि कश्मीर में 2-3 फैमिली का चल रहा था, उनका ही सब पॉलिटिक्स में या कुछ भी। मैं जब कश्मीर गया था आज से कुछ साल पहले, जब 370 चालू थी, तब जी। कई लोगों से मैंने पूछा, वो बोले कि ये अब्दुल्ला फैमिली, ये मुफ्ती फैमिली और यही लोग यहाँ कर रहे हैं, और कितने पैसे इन लोगों ने बनाए, और कश्मीर के लोगों का कुछ भला नहीं हुआ। 370 से कोई भला नहीं हुआ। वहां के जो निचले लोग थे, जिसका वो केसर के खेत थे, वहां मैं गया था,
और 2 घंटे तक मैंने बात की थी, तो उनको उस टाइम लगा था कि ये सिर्फ ये 3 फैमिली के लिए सब चल रहा है, और दिल्ली वाले भी इनको खुश रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। बाद में जब 5 अगस्त 2019 में ये 370 को हटाया गया, उसके बाद क्या हुआ? अभी मैंने जो रिपोर्ट पढ़े हैं उसमें वहां के जो सेव का उत्पादन ज्यादा बढ़ा है, सेव का धंधा ठीक से चल रहा है, उसका भाव ठीक से मिल रहा है। जी। केसर का भी पहले जो होता था उसके बदले ज्यादा हो रहा है। वहां के जो सिस्टम है उसमें इन लोगों को कुछ हेल्प मिलती है, और ये तो एक ऑब्वियस है कि उनको फायदा हुआ है। अच्छा, वहां के स्टूडेंट वो भी अभी देखो, अभी पढ़ाई वहां शुरू हुई है, कोरोना के कारण कुछ अटक गया, वो ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी अभी पढ़ाई के लिए कुछ सीरियस हुए हैं। वहां के स्टूडेंट भी भारत के बाकी के भाग में जो स्टूडेंट आगे आ रहे हैं वैसा वो लोग भी आना चाहते हैं। अच्छा, वहां पर अभी इंडस्ट्री कुछ शुरू होवे ऐसा भारत सरकार का प्रयास चालू है। तो ये इंडस्ट्री शुरू होने से क्या होगा, लोगों को रोजगारी मिलेगी, और क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा थी और कोई काम नहीं था, सिर्फ पत्थरबाजी और वही काम था। और आपने अभी थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पर बताया, अभी भी आप बता रहे कि 2 बच्चे वो तिरंगा लेके खड़े हैं। वहां पर जो पोल है लाइट के, उसके पर अभी तिरंगा लगा हुआ है। उसके पहले क्या हुआ था, मोदी जी वो लाल चौक में तिरंगा के लिए उसको कुछ करना पड़ा, वहां जाना पड़ा। अच्छा, मैं जिस स्कूल के साथ कनेक्टेड हूं, वहां की एक लड़की वहां तिरंगा फहराने के लिए गई थी, तो उसको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और पूरे एयरपोर्ट पर पत्थरबाजी हुई थी। तो ये तिरंगा की जो अपनी शान है, तिरंगा के लिए हमने, जैसे अतुल भाई ने बताया, तिरंगा के लिए हम लोगों ने बहुत से जान दिए हैं। मैं तो गुजरात की बात करूं, हमारे मशरू वाला जो थे वो विनोद किनारी वाला, उसने उसमें शहादत हो रही, तो विनोद किनारी वाला। तो ये तिरंगा हमारी शान है, उसके लिए हमने लड़ा है, बहुत सी शहादत ली है, फिर भी वहां हम कश्मीर में नहीं जा सकते थे। हमारी स्कूल की जो लड़की गई, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि उसको वहां के पुलिस ने जो प्रोटेक्शन दिया और एक रूम में बंद करके रख दिया, वो बाहर जाए तो उसके पर पत्थरबाजी हो रही थी और पूरे एयरपोर्ट पर। तो ये बात अभी खत्म हो गई, और आज आप जो दृश्य बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, तो वहां तिरंगा शान से लहरा है। अच्छा, और पहले क्या होता था, वो नीला झंडा पाकिस्तान का वो लेके वहां घूमते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे होते थे, अभी वो नारे अभी सुनने नहीं मिलते। अच्छा, वहां पर जो हिंसक प्रवृत्ति चलती थी वो अभी बंद हो गई है, मेरे ख्याल से बंद हो गई है, यानी कुछ न कुछ तो होता रहता है, लेकिन बहुत कम हो गई है। अपने मिलिट्री वाले के पर वो पत्थरबाजी करते थे, मिलिट्री वाले शांति से वो देख रहे थे, ये अभी खत्म हो गया। और उसका फायदा और पूरे, एक रिपोर्ट के अनुसार, जी हाँ, पूरे देश में अभी फायदा क्या हुआ, आतंकवाद जो वहां से आता था पाकिस्तान के सपोर्ट से, और मैं तो बोलूंगा वहां के ये 3 फैमिली के सपोर्ट से पूरे इंडिया में आतंकवाद आता था, वो अभी कम हो गया है। तो पूरे भारत को शांति मिली है, वो 370 का फलश्रुति है। जी बिल्कुल। दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अब जब जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 तो चलो हटाई जा चुकी है, 2 साल भी आज पूर्ण हो चुके हैं, अब याद आती है हमें तारीख 24 जून, जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी और कहा गया था कि ये जो दिल की दूरी है, दिल्ली की दूरी है, ये दोनों ही कम करनी है। क्या लगता है, परिसीमन का सबसे बड़ा प्रश्न है अब जम्मू कश्मीर में। अगर आगे के विकास के बारे में भी हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो परिसीमन पर आकर अटक जाता है। आगे क्या होगा वो जरूरी है, सीमांकन या तो परिसीमन किस तरह से होता है वो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने कुछ, हमारे साथ एक डिबेट में कश्मीर के लोग भी थे, तो उन्होंने ये भी बताया था कि अभी भी अगर नए सीमांकन में भी ये हो सकता है कि कश्मीर खीण जिसको हम कहते हैं, वैली, उनकी सीटें भी बढ़ सकती है। जम्मू की तो बढ़ेगी लेकिन इनकी भी बढ़ सकती है। तो एक जो बैलेंस करने की कोशिश है, जम्मू रीजन में कुछ ज्यादा सीट हो जाए। अभी ये है कि कश्मीर वैली की सीटें ज्यादा है, तो आप कुछ भी करो, कश्मीर में जो होता है उसका राज रहेगा, वैसा है।
जी काम उनके वहां ही रहेगा। बीजेपी ने यह कोशिश की थी जब मुफ्ती के साथ गठबंधन किया, तो उसका एक विचार ये था कि हम सत्ता में तो आए, कम से कम भागीदारी में सत्ता में आए। और एक कोशिश और थी कि जम्मू में अगर पूरी बैठक मिल जाए, पूरी सीटें मिल जाए, तो कुछ ऐसे छोटे ग्रुप होंगे कश्मीर वैली में, अगर उनको थोड़ी सी सीटें मिल जाए 5 या 10, तो गठबंधन की सरकार उस तरह से बन सकती है। तो एक बैलेंस हो सकता था। इसमें था ये रहता था कि जो भी वैली बेस्ड पार्टी थी, श्रीनगर बेस्ड पार्टी थी, वो भी सत्ता में रहती थी। तो लद्दाख को एक तरह से अनदेखा किया जाता था, जम्मू को भी अनदेखा किया जाता था। तो एक परिस्थिति, लेकिन अब आगे क्या होगा ये बहुत बड़ी बात है। ये इतना स्वीकार हुआ लास्ट मीटिंग में कि इनकी जो चर्चा है परिसीमन की, उसमें हम हिस्सेदारी लेंगे, लेकिन शायद हमें वो स्वीकार्य नहीं भी होगा। तो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगी ये सब पार्टी, ऐसा अभी तो नहीं लगता, क्योंकि जैसे उसको पता चलेगा कि जम्मू की सीटें बढ़ रही है, वैली की कम हो रही है, और जम्मू में विरोध आना स्टार्ट हो जाएगा, उन्हें सत्ता अपनी जाती हुई दिखेगी। तो सत्ता में आने वाली है, तो उसका विरोध हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होगा। मतलब अभी आगे जो करना है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो एक महत्वपूर्ण काम था वो तो हमने कर दिया, लेकिन आगे जो काम करना है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल। अतुल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अभी बात चली है परिसीमन की, आपका क्या ख्याल है? अब जम्मू कश्मीर के विकास की ओर जाना होगा तो परिसीमन भी करना होगा, वहां पर चुनाव भी होंगे। चुनाव तो होना ही चाहिए और होते ही है। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। बहुत सारे मुख्यमंत्री बने और हमारी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भी बैठे सांसद भी है। तो चुनाव तो होना ही चाहिए। राजकीय प्रक्रिया है हमारी, और स्वतंत्र भारत 1950 से ये सब प्रक्रिया चल रही है। और हमारे जो वडील ने एक बात बताई, कश्मीर में कोई नहीं जा सकता था, उस पर मुझे थोड़ा राज है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है। कश्मीर में हिंदुस्तान नहीं, तिरंगा लेके नहीं जा रहा था अतुल भाई। मेरा कहना ये है, तिरंगा लेके नहीं जा रहा था। एज ए विजिटर टूरिस्ट आप जा सकते थे, सही बात। तिरंगा लेके नहीं जा सकता। मैं क्या बताना चाहता हूँ, तिरंगा लेके बहुत टाइम पे बहुत जगह पे कार्यक्रम होते हैं। 15 अगस्त को भी होता है, 26 जनवरी को भी होते थे। आप इतिहास में पढ़ देख लीजिए, होते थे। कुछ बार लाल चौक में ये पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो संगठन कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग ये नहीं होने देते थे। और उसको सभी ने, जो भी सरकार है, मैं कांग्रेस की सरकार की बात नहीं कर, जो भी सरकार है वो टाइम पे पूरी कोशिश करती थी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इतना बड़ा जो पाकिस्तान का जो अंडरग्राउंड मूवमेंट चलता था, तो उसके लिए वो लोग करते थे। आज भी छोटी बड़ी घटनाएं होती है। एनीवे, जो भी हुआ, लेकिन मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि भारत में आज रोजगारी की बात है। आपने वो भी बताया कि रोजगार खुल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। सिर्फ 45 साल का रिकॉर्ड हुआ, 40-45 साल का, कि 45% बेरोजगारी बढ़ गई। मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान है, और रोजगारी के माध्यम से ही सभी लोग, युवा लोग हैं जो प्रवाह में जुड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास रोजी रोटी नहीं है। तो ये लोग जो पाकिस्तान वाले लोग हैं, वो उसका मिस यूज करते हैं कि भाई आज पैसा तो चाहिए किसी को भी। हमारे गुजरात की बात करो, बहुत सारे लोग ड्रग्स के धंधे करते, क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोगों के पास ऐसी कुछ आमदनी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। आपको कुछ अंक भी बताना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का जो दर है वो 10.3 से 10.4% के आसपास है। यह गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर है। वैसे जम्मू कश्मीर के बेरोजगारी दर की बात कर रही हूँ, जो गोवा, दिल्ली और राजस्थान से बेहतर है। अगर दूसरे स्टेट के साथ हम कंपेयर कर ले तो लेटेस्ट अंक है ये। सही बात जल्पा, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में पहले से रोजगार है ही। पूरा वर्ल्ड का बड़ा टूरिज्म है वहाँ, तो रोजगार तो वहाँ लोगों को मिलती ही है। ऐसा नहीं है कि रोजगारी नहीं है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है वो सब डेवलप होना चाहिए। जैसे हमारे गुजरात में, महाराष्ट्र में है, बड़े बड़े राज्यों में, तो डेवलपमेंट होना चाहिए। और वो डेवलपमेंट कब करेंगे? क्योंकि 2 साल हो गए, ऐसे तो सरकार को 7 साल हो गए, लेकिन होना चाहिए। होगा तो पूरे हिंदुस्तान का बेहतर होगा। जी बिल्कुल। योगेश जी, आपकी और आना चाहूंगी। अगर हम औद्योगिक विकास के और ही ये ले जाए मुद्दा, अगला सवाल भी ले जाए इस ओर, आपको क्या लगता है? चलो 2 साल तो पूर्ण हो चुके हैं। अब जैसे कि आप बता रहे थे, जो दृश्य भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अब तो मतलब
खुलेआम तिरंगा लहराया जाता है। अब कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो पहले होती थी। पत्थरबाजी की जो घटना थी वो भी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि कुछ रूल भी ऐसे बनाए गए हैं, यानी वो जो लोग को आज़ादी थी पत्थरबाजी करने की, उन पर कुछ नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका जो शांतिपूर्ण अभी माहौल बना हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा? औद्योगिक विकास की बात करें तो उसके लिए भी अब आगे सरकार को क्या करना पड़ेगा? अभी 2 साल हुए हैं, वैसे बोलो तो इतना टाइम नहीं हुआ है, फिर भी वहां पर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार कुछ न कुछ ट्राई कर रही है। पहले तो क्या था, हम वहां एक छोटी सी जगह भी नहीं ले सकते थे, एक छोटी सी शॉप भी नहीं कर सकते थे भारत के बाकी के लोग। अभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट इंटरेस्ट लेगा, वहां कुछ जमीन लेंगे, कोई इंडस्ट्री शुरू होगी, ये इसके लिए अभी भारत सरकार ट्राई कर रही है। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है भारत में, जो इधर उधर सब जगह पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री का मैंने सुना, वो भी अभी वहां जाने की तैयारी में है। तो ये सब होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अभी कश्मीर में जो शांति हुई है, उससे जो हमारे पंडित लोग की बात है वो मैं करूंगा। मेरे नेबर जो है वो पंडित है, और उसको पूरा वहां से मार के निकाला गया था। उसने जो स्टोरी बताई, तो उस टाइम पर सिर्फ 2-4 दिन में यही पॉलिटिशियन, कश्मीर के यही पॉलिटिशियन थे, और दिल्ली में भी यही कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उन लोगों ने कोई किसी को रोका नहीं, किसी के पर आज कोई स्टेप नहीं लिया गया। वही पॉलिटिशियन, अतुल भाई ने बताया, वहां इलेक्शन होता था, इलेक्शन कैसे फारस जैसा होता था, वहां कितने परसेंटेज वोटिंग होता था, और कोई वोट करने बाहर जाए तो उसको भी पत्थरबाजी होती थी। वो इलेक्शन हुआ, चलो चीफ मिनिस्टर हुए। आपको मालूम होगा कि पहले तो वहां चीफ मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो बाद में हटाया गया वो शब्द तो। लेकिन इस तरह से वो जैसे एक अलग कंट्री है, ऐसा कुछ माहौल बनाया गया था। हाँ, ऐसे ट्रीट होता था। बाद में धीमे धीमे करके ये पंडित को मार के निकाला गया। तो पंडितों को अभी वापिस जाने के लिए जो भारतीय गवर्नमेंट अभी ट्राई कर रही है। लेकिन मेरा जो फ्रेंड है उसने बताया कि हम लोग यहाँ गुजरात में आए हैं, गुजरात में हम अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं, अभी हमें वापस जाने की वहां कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिए क्या धंधा होगा, क्या व्यापार होगा, डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा। लेकिन ये परिस्थिति है, उसमें भी जो पंडित अभी दिल्ली में आश्रय लेके बैठे हैं, उसमें से कुछ लोग जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे खेद है कि भारत सरकार अभी इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मीनाक्षी लेखी की बात आपने बताई, वो मीनाक्षी लेखी का स्टेटमेंट तो एकदम दुखद है। वो इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। शी इज द मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट, शी इज ऑल्सो एन एडवोकेट। उसको मालूम होना चाहिए। हाँ, नहीं, वो किसान की बात आज सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसको कोई भी वर्ड यूज करने से, कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले उसको सोचना चाहिए, शी इज ऑल्सो एन एडवोकेट। तो ये बड़ी दुखद बात है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी मुझे पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी और अमित शाह में है कि वो कुछ न कुछ करेंगे और पंडितों को वहां रिसेटल करेंगे। कुछ इंडस्ट्री भी वहां पर आएगी, और हमारे भारत के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके साथ भी बातचीत शुरू हो गई है, ऐसा मैंने कोई अखबार में पढ़ा था। तो वो भी होने वाला है, टाइम लेगा, वो सही बात है। लेकिन कश्मीर में जैसे जलपा ने अभी बताया कि वहां पर बेरोजगारी का रेट दूसरे स्टेट से, राजस्थान से, गोवा से बहुत कम है। तो वहां पर अभी रोजगारी वहां मिलने लगी है। अभी टूरिज्म कोरोना के कारण से रुक गया है। तो नहीं, पहले से आंकड़े देखिए। हाँ, मतलब नहीं, उससे पहले होगा। मैं आपकी ओर भी आऊंगी। नहीं अतुल भाई, आपकी बात सही है, लेकिन अभी टूरिज्म शुरू होगा तो उससे ज्यादा वो लोग उसमें आएंगे। अभी कोरोना के कारण से हम लोग नहीं जा सकते, बाकी तो हमारे गुजरात से ही बहुत लोग जाते हैं। वहां के विजिटर का 50% गुजराती होते हैं। तो ये जब होगा नॉर्मल विलेज करके भी एक कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, तो वहां पर अभी जो कश्मीर में परिस्थिति 370 के बाद हुई है वो एक सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे लगता है, जैसे दिलीप भाई ने बताया, कि वो धीरे चल रही है, उसको खुद स्पीड होनी चाहिए, जल्दी होना चाहिए। और कश्मीरी लोग
एक बात मुझे बहुत आनंद हुआ कि वहां के यूथ अभी भारत के मिलिट्री में वो अभी भर्ती हो रहे हैं। जी, ये एक अच्छी बात है। पहले वो मिलिट्री को देख के मारते थे, अभी वो मिलिट्री में भर्ती जी, होने लगे। ये काफी एक शुभ संकेत जी, है, काफी लोग ये एक ट्रेनिंग शुभ ले रहे हैं। संकेत है। हाँ जी बिल्कुल। दिलीप जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अब जब युवा पीढ़ी की बात चली है, जम्मू कश्मीर की बात कर ले कि जो पहले कहीं ना कहीं जो आतंकवादी जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं आकर्षित करने में कामयाब होते थे, कुछ माहौल भी इस तरीके का ही बना था, कोई डर भी नहीं था कि नहीं ऐसा कहाँ कानून है, पत्थर मार दिया तो क्या हो गया, तिरंगे का अपमान कर दिया तो क्या हो गया। लेकिन ये जो बदलाव आया है, और जैसे कि योगेश जी भी बता रहे थे कि अब जो युवा पीढ़ी है वो मिलिट्री की ट्रेनिंग में भी मतलब ज़्यादा लोग अब गए हैं, यानी कुछ ना कुछ बदलाव वहाँ पर जो यूथ है उसमें भी देखा गया है। अगर वहाँ की बात करें तो दो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, निफ्ट भी है वहाँ पर, आईआईटी और आईआईएम भी अब है, यानी कहीं ना कहीं अब विकास दूर नहीं है अगर इसको अच्छे से चलने दिया तो। हाँ, अच्छे से चला आगे तो फायदा ही होगा, और कश्मीर का फायदा है तो हमारा भारत का ही फायदा है, वो हमारा ही राज्य है। हाँ, जहाँ भी कोई भी राज्य में भारत में जहाँ भी कुछ अच्छा होता है वो पूरे देश के लिए अच्छा होता है। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, ये जो डेवलपमेंट की बात है कश्मीर के लिए, तो देखो डेवलपमेंट के लिए तो कलम 370 हटाई नहीं गई, उसका हटाने का रीजन अलग है। वो कश्मीर का डेवलपमेंट करना इसलिए हटाया, और कश्मीर को नंबर 1 बनाना इसलिए हटाया, ऐसी तो बात नहीं। तो फिर गुजरात को नंबर 1 बनाओ ना, हमने यहाँ से भेजा है आप दोनों को दिल्ली में, तो हमें तो गुजरात को नंबर 1 बनाना है। कश्मीर को भी बनाओ, हम तो कश्मीर को मना नहीं करते। पूरे गुजराती तो सबसे बड़े दिल वाले हैं, उसका प्रांतवाद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नंबर 1 बनना है तो गुजरात को बनाए ना दोनों हमारे नेता। तो वो बात नहीं है, वो एक डेवलपमेंट के लिए नहीं है। ये कलम हटाना जरूरी, एक बात समझनी है, कलम हटानी जरूरी थी, वो हटाना था, वो एक हमारा पॉलिटिकल विल की जरूरत थी, और ऐसे बड़े देशों में ऐसे पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। जब ऐसा कुछ था उस जमाने में, जब नया हमने आजादी ली, तो जरूरत थी तो हमने कर दिया, लेकिन फिर बाद में जब हमें जरूरत थी तो वो हमें हटाना था। हमने पंजाब का जो समस्या थी उसका सोल्यूशन लाया, हमने नागालैंड मिजोरम में जो कुछ हुआ है उसमें काफी थोड़ा सा चल रहा है, काफी कुछ उसमें समाधान हो गया है। तो जब आपका नया देश है, आप नई आपको लोकशाही मिली, आजादी मिली, आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसमें समस्या तो रहेगी, लेकिन आपको उसको हल करना है, और जब आप हल करो तब उसमें एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए, इसलिए हटाया गया। बाकी जो डेवलपमेंट वगैरह की बात है वो होता रहेगा, और उसमें समय लगेगा। अभी कुछ और ये भी समझना है, उसकी टेरेन ऐसी नहीं है जम्मू एंड कश्मीर की वहां मैन्युफैक्चरिंग आए, तो आपको ये सोचना होगा कि अलग से करें, वहां केसर बनता है, सेब बनता है, टूरिज्म बड़ा है, तो आपको ये देखना होगा, सॉफ्ट इंडस्ट्रीज जिसको हम कहें उसको आपको प्रमोट करना होगा। लेकिन उससे पहले वहां इलेक्शन करवाने होंगे, वहां नई चुनी हुई सरकार आए, वो वहां स्थिरता से शासन करे, जरूरी होगा। और एक जो सबसे जरूरी बात यह है, वहां नई लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, और वो सबके हित में है, बीजेपी और कांग्रेस सबके हित में है कि वहां नई लीडरशिप डेवलपमेंट हो। अब आपने देखा ये जब मीटिंग बुलाई गई तो वही चाह रहे थे जिसको हम देशद्रोही कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि यही लोग हैं जो कश्मीर को अलग कर रहे हैं, आपने उनको तो मीटिंग में बुलाया, मतलब हुआ कि आपने पॉलिटिकल जो रियलिटी है उसको स्वीकार किया। मैं उसको टीका के स्वरूप में नहीं कर, मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि आपने स्वीकार किया, कम से कम ये पॉलिटिकल रियलिटी है। ये जब उनको देशद्रोही वो है, मुक्ति जब बोलती है तो बात तो सही है, वो पाकिस्तान की बात करती है, लेकिन कुछ करती है वो हमें समझना है। मीटिंग से पहले भी उन्होंने कहा था कि मैं तो पाकिस्तान के साथ बात करना चाहूंगी। हाँ, वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये मतलब पॉलिटिकल रियलिटी भी देखनी चाहिए। वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो हम जानते हैं, लेकिन उसमें जो प्रचार होता है ना वो थोड़ा पॉलिटिकल भी ज्यादा है। तो हमें ये भी समझना है कि पॉलिटिकल प्रचार के लिए आप करो, हमें इससे मतलब हमें ये मतलब है कि आप इन लोगों को हटाइए, नई लीडरशिप को वहां डेवलप कीजिए। नई लीडरशिप जाएगी तो ये लोग आपको अपने आप हट जाएंगे यहाँ से, निकल जाएंगे। तो लेकिन वो जब नहीं होगा तब इन लोगों को आपको साथ में रखना होगा। तो ये भी रखा है। तो कई बार ये होता है कि जो एक नरेशन किया जाता है ना वो अलग होती है। ये बीजेपी को भी पता चला इन लोगों को, तो अभी तो रखना पड़ेगा, फिर देखेंगे। तो वो जब हो जाएगा तो आगे जाके वो होगा, समय लगेगा उसमें। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम, जैसे लद्दाख को अलग कर दिया, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था, वो अलग हो गया, तो एक बड़ी समस्या हल हो गई है। अब लद्दाख का काम अपने आप चलेगा। यहाँ सीमांकन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन शांतिपूर्ण हो। कांग्रेस के जमाने में ये गलती हुई थी 89 में जब इलेक्शन हुआ, तो इस तरह से
उसमें धांधली हुई कि वहां के जो यूथ है वो नाराजगी उसकी बढ़ गई। वो नाराजगी का एक कारण वो भी था कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, अगर हम मेन स्ट्रीम में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कम से कम दिल्ली में बैठी सरकार को ये देखना होगा कि चुनाव फेयर एंड फ्री हो। तो ये भी देखना होगा आगे जाके कि अब हम जब इलेक्शन करवाए तो ये मैसेज जाना है कि फेयर एंड फ्री है और नई लीडरशिप आए, इन स्थापित हितों को हटाए, तब जाके वहां कुछ हो पाएगा। जी बिल्कुल। अतुल जी, आपके और आना चाहूंगी। जैसे कि दिलीप जी भी यहाँ अभी बता रहे थे, कहीं ना कहीं ये जो पुराने ये जो 2-3 फैमिली वाले लोग हैं उनको हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हमें शांतिपूर्ण माहौल कायम रखना है तो उन्हें हटाना होगा। क्योंकि जब भी कोई मीटिंग की बात होती है उन्हें पहले पाकिस्तान याद आता है, और कहीं ना कहीं इसमें यह भी है कि चलो भाजपा तो रूलिंग पार्टी है, सत्ता में तो है, लेकिन साथ में विपक्ष या दूसरी भी जो मतलब पार्टी हम ले ले, कांग्रेस हो या चाहे दूसरी कोई पार्टी हो, इन सबको भी साथ में मिलकर आना होगा। तो ही हम कहीं ना कहीं ये जो 2-3 फैमिली वाले हैं जो नहीं चाहते कि वहां पर शांति रहे, अगर उससे लड़ना है तो यहां पर भी जो जितनी पार्टी है उनको पहले एकजुट होना होगा। हाँ जल्पा, जो सबसे पहले दिलीप भाई ने बात की उसमें मुफ्ती की बात की। मुफ्ती की ऐसी बात रहती है और वो गलत तरीके से बात करती है, वो हमारे साथ है नहीं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ समझौता करना नहीं चाहिए था। सत्ता के लिए ये लोग सब कुछ करते हैं। और रही बात फारूक से अब्दुल्ला और अब्दुल्ला परिवार की बात है, तो ये लोग का जो भी पूरा खानदान है वो आप कभी भी उसको सुनो, मैंने तो राज्यसभा में बहुत बार सुना है शेख साहब को, तो आज तक ऐसा इंडिया के बारे में नेगेटिव वो लोग नहीं बोले। ठीक है, ये बात है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा बताना चाहता हूँ सभी गवर्नमेंट जो इतिहास रहा है हमारा, जैसे पहले पाकिस्तान बहुत ऐसा खिलवाड़ कर रहे थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी पाकिस्तान को दबोचा था और युद्ध में हराया था। और दूसरी बार 71 में इंदिरा गांधी ने भी पाकिस्तान का एक गांव करके 2 टुकड़े कर दिए थे। मतलब सभी गवर्नमेंट जो भी आती है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, रिमार्केबल होते हैं कुछ डिसीजन। तो सब लोगों ने काम किया है हिंदुस्तान की एकता के लिए, राष्ट्र प्रेम है सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा काम कर दिया। हर टाइम पे जो भी मौका आता है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए और होता है। लेकिन ये जो इंटेंस है वो इंटेंस जो बताते हैं, कहनी और कथनी दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ये कुछ नहीं करना चाहिए, सही में डेवलपमेंट के लिए करो, सही में युवाओं को रोजगारी दो, ज्यादा रोजगारी दो। गुजरात डेवलप है, सभी राज्य डेवलप, तो ऐसे पैरेलल में वो लोगों को भी खड़ा करो। तो उसमें कोई हिंदुस्तान के कोई भारत के नागरिक को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, किसी को भी उसके कोई वो अपोज नहीं करेगा। जब ब्लू स्टार ऑपरेशन किया, ये हमारे पंजाब में जब आतंकवाद बढ़ गया था, तो इंदिरा गांधी ने देख लिया था, सबसे बड़ा ऑपरेशन किया था और उसमें उसकी जान भी गई, शहादत भी दे दी है। ऐसा नहीं है, सब लोग करते हैं और राष्ट्र प्रेम है तो ऐसी बात तो होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट होना चाहिए। आज की जो परिस्थिति है हम लोग को देख रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे है, हमारी इकोनॉमी कहाँ है, हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम कहाँ है, किसानों की हालत क्या है। ये 7 साल में जो हुआ पिछले 40 साल में नहीं हुआ, ऐसा आज हो रहा है। पूरा देश त्राहिमाम है आज की सरकार से। जी बिल्कुल। योगेश जी, आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम कश्मीर के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, परिसीमन का भी मुद्दे पे हमने बात की, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर वहाँ पर चुनाव होता है तो कहा ऐसा भी जा रहा है कि चाहे कोई भी पार्टी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर जो स्थानिक लोग हैं उनको भी उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना होगा। कुछ चेहरे शायद स्थानिक, यानी ये 2-3 फैमिली की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ के, उनको भी इसमें शामिल करना होगा, उनको भी बतौर चेहरे वहाँ पर बताना होगा। जल्पा जी, हम लोग बात कर रहे हैं जब तो वो JNK बोलते हैं। JNK मीन्स जम्मू एंड कश्मीर। जी। अभी बात सिर्फ हो रही है कश्मीर और वैली एरिया की। जी। हमेशा कोई भी बात होती है वो वैली के लीडर से होती है, जम्मू वाले या लद्दाख वाले को तो कोई उसमें लिया नहीं जाता। ये जो परिस्थिति है वो पहले से है। एक और साइड लाइन की बात बताऊं कि हम लोग कांग्रेस के बारे में बोलते कि वहां पर वंशवाद चलता है, नेहरू गांधी फैमिली का। तो कश्मीर में भी यही हुआ, शेख अब्दुल्ला करके सिर्फ यही फैमिली काम करी है। फिर आया मुफ्ती मोहम्मद का, तो मुफ्ती का भी यही हुआ। तो ये जो वंशवाद है वो नहीं होना चाहिए, फिर भी वो वंशवाद की बात वहां भी चल रही है।
तो ये ठीक नहीं है। और उसके कारण क्या हुआ, इन लोगों ने, मेरे जैसे बताया, 3 फैमिली जो है उन्होंने ही पूरे कश्मीर में पूरा जमावट कर दिया है। जम्मू के कोई लीडर को न तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूछती है, लद्दाख से भी कुछ होंगे। हमारे एक अभी एमपी आए थे पार्लियामेंट में, उसने जो लेक्चर दिया था वो सुना, तभी लगा कि वहां पर भी कोई और लोग भी है, ये 3 लोगों के बिना उसको भी कोई इंटेलिजेंट लोग है जिसको राष्ट्र के लिए प्रेम है, वो लोग भी है। तो ये बात तो सुननी पड़ेगी। और अभी ये अच्छा परिसीमन की आप जब बात करेंगे तो पूरा भारत में जो नियम है परिसीमन के लिए, पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, वहां के प्रणालिका के हिसाब से, उस तरह से अगर सही से होगा तो मेरे ख्याल से वहां चुनाव अच्छी तरह से होगा, अच्छी गवर्नमेंट आएगी। जैसे दिलीप भाई ने बताया कि वहां के यूथ को, नई लीडरशिप को भी आने पड़ेगी। ये जो स्थापित हित है, ये 3 फैमिली वाले, उनको छोड़ के बाकी के लोग भी जो आएंगे इसमें, तो मुझे लगता है कि कश्मीर का डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा। जैसे मैंने बताया, अभी आर्मी में जाने के लिए लोग तैयार है। कश्मीर के लोग, अभी मैंने 2 साल पहले एक सुना था कि कश्मीर से कोई एक अच्छा क्रिकेटर भी बाहर आया था। तो ये स्पोर्ट्स में भी कश्मीर वाले कुछ अच्छा कर सकते हैं। वहां बहुत मोहम्मद शामी, हाँ अतुल भाई सही बताया आपने। तो ऐसे कई लोग हैं वहां पर जो पॉलिटिक्स के सिवा, हिंदू मुस्लिम के सिवा, आतंकवाद के सिवा बहुत सी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हमारे भारत के बाकी के भाग में होती है। इसके लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये 3 फैमिली का जो वर्चस्व है वो कम करके बाकी के लोग की तरफ भी हम दृष्टि करेंगे तो कश्मीर का डेवलपमेंट ठीक से होगा, ये मुझे विश्वास है। जी दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जब सवाल उठता है कि कलम 317 के बाद कश्मीर में क्या बदलाव देखने को मिला, तो याद हमें हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उनकी भी आती है। क्योंकि पहले ये होता था कि बाहरी जो आतंकवादी है या बाहरी देश की जो मिलिट्री है उसके साथ तो लड़ना ही है, लेकिन अंदरूनी लड़ाई उससे भी ज़्यादा मजबूती से लड़नी पड़ती थी। कहीं ना कहीं पथराव की घटना और भी बहुत कुछ, यानी कहीं ना कहीं उसमें शांतिपूर्ण हो गया है अंदर का माहौल, तो हम बाहर और ज़्यादा स्ट्रांगली लड़ सकेंगे। नहीं तो पहले ये होता था एक बंदूक वहाँ पर तान के रखनी पड़ती थी और यहाँ पर पकड़ के रखना पड़ता था कि कोई मार ना दे पत्थर। सही बात है। ये तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि अगर हमारे अंदर ही कुछ समस्या है तो हम बाहर कैसे लड़ेंगे। और ये सरहदी राज्य है, पंजाब भी वैसे सरहदी राज्य था लेकिन फिर भी वो बीच में है। यही हमें समस्या नॉर्थ ईस्ट में थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में स्टेट थे वो छोटे छोटे थे, तो उनकी समस्या हम हल कर पाए। तो ये तो जरूर बात है कि इस तरह की जो समस्या है वो हल सभी देशों के सामने होते हैं। जैसे जैसे साम्राज्यवाद खत्म होने लगा और अलग अलग देशों को आजादी मिलने लगी तो ऐसी समस्याएं आती रही है। हम तो सदनसीब है भारत में फिर भी कि हम आज तक एक रह सके और खालिस्तान से लेके काफी कुछ समस्याएं हमने हल कर दी है। और हम आशा रखते हैं कि इस तरह ये जम्मू एंड कश्मीर का मामला है वो भी हल हो जाएगा। सीमांकन में मेरे पास वो पक्का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी चर्चा है कि कुछ इस कोशिश की जा रही है कि आप फिजिकली अगर एक एरिया में नहीं है, अलग विस्तार में, लेकिन आपकी कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाए। कश्मीरी पंडित श्रीनगर शायद वापस जाना उसका अभी तो मुश्किल लगता है, तो उनके लिए क्या एक सीटें हो, उनका वोटिंग हो वो अलग हो। श्रीनगर में वैसा जरूरी, लेकिन उसकी एक सीटें हो सकती है। ये एक पक्का इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ बातें हैं। उसकी टेरेन अलग है, तो टेरेन के हिसाब से हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से सीमांकन होता है। शहरों में इसलिए ज्यादा सीटें होती है, गांव में कम होती है। तो टेरेन के हिसाब से टेरेन को भी क्या हम ध्यान में ले सकते हैं, इसी सभी बातों की चर्चा हो रही। लेकिन वो जो इशारा किया योगेश जी ने वो बात सही है। अगर वहां कुछ चेंज करेंगे तो इसकी इफेक्ट पूरे भारत में आएगी। तो वहां आप इस तरह से सीमांकन अगर उसकी समस्या हल करने के लिए करेंगे तो फिर उसकी इफेक्ट पूरे भारत में आएगी। और जब भारत में सीमांकन करने की बात आई तो उसकी समस्या हो सकती है। तो मुझे लगता है ये नहीं होगा, कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक विचार ये भी है, और शायद पता नहीं सबको सोचना चाहिए, लद्दाख को हमने अलग कर दिया, हम कश्मीर वैली को भी केंद्र शासित प्रदेश रख सकते हैं और सिर्फ जम्मू को अलग करके उसको पूरा स्टेट का दर्जा दे सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी एक ये समस्या है कि अगर और छोटा हिस्सा हो जाएगा और वैली बिल्कुल अलग हो जाएगी तो जो थोड़ा बहुत बैलेंसिंग होता है जम्मू और कश्मीर के बीच और
6 महीने जम्मू से सरकार का कामकाज चलता है, वो भी थोड़ा सा बैलेंसिंग फैक्टर है, वो भी नहीं रहेगा। तो ये ऐसी बात है, सोच विचार के करना चाहिए, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। वो पूरा सरहदी है और चीन भी उससे, चीन के सिवा बहुत सारे देशों की सरहद कश्मीर वैली जो है उससे टच करती है। तो अगर उनको भी केंद्र शासित प्रदेश हमेशा के लिए रखा जाए और जम्मू के लिए, जम्मू को राज्य का दर्जा दिया जाए, ऐसा हो सकता है। ये बड़ा विचार है, ये कोई बहुत अभ्यास करने के बाद किया हुआ निवेदन नहीं है, लेकिन ऐसा भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें कश्मीर में अभी एक जो महत्वपूर्ण डिसीजन ले लिया, उसके बाद इस समस्या को हल तो करना ही होगा। वहां नॉर्मल सी लानी होगी, तब जाके जो कुछ हमने किया है उसका फायदा हमें मिलेगा। जी बिल्कुल। अतुल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब ये पूरा कलम 317 हटाई गई, वहाँ के जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं नज़र कैद में भी रखा गया, जो जरूरी भी था, क्योंकि शायद आपने जैसे कहा कि जो भी सत्ता पक्ष होता है उसे जो लगता है कि ये निर्णय लेना ही चाहिए, ये ही हितकारी होगा, तो वो ले ही लेता है। जैसे हम इमरजेंसी की बात करें या और कई फैसले, कड़े फैसले जो कांग्रेस के वक्त भी लिए गए, तो ये फैसले में कांग्रेस को क्यों गलत लगता है कि नहीं इनके साथ गलत हुआ? अगर क्या लगता है आपको उन्हें नजर कैद नहीं किया होता तो क्या जम्मू कश्मीर में इतनी शांतिपूर्ण तरीके से ये 2 साल निकले होते? नहीं जल्पा, मैं 2 तरीके से आप बताना चाहता हूँ। एक तरीका ऐसा है कि आप लोग प्रेम से समझौता करके कुछ करो, और दूसरी बात है वो मानने वाले थे तो फिर बात क्या थी? हाँ। नहीं, मैं क्या बताऊं, पूरी बात सुनो पहले। सबसे पहले जो तरीका है, आप लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया, आप लोगों ने समझो कि नेताओं को अंडर वो कर दिया। जैसे इमरजेंसी में क्या हुआ? मुफ्ती की बात तो मैं साइड में कर देता हूँ, मुफ्ती की बात, लेकिन जो फारूक अब्दुल्ला का फैमिली है, वो लोगों ने, आप इतिहास ढूंढ के ले लो कि वो लोगों ने कभी भारत के खिलाफ नहीं बुलाए और कभी भारत कहीं ना कहीं उकसावे में तो उनका नाम भी आता था। जब भी कोई ऐसी प्रवृत्ति होती थी, उकसावे में तो उनका नाम भी आता था। अभी बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई नेता गाय की बात करते, गौ हत्या की बात करते, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि अगर आता है जातिगत जातिवत पे आता है तो फिर तो हर पार्टी करती है। वही था कि फिर तो हर पार्टी ने जो अमानुष अत्याचार करके जो किया वो नहीं करना चाहिए। आपके पास मिलिट्री है, मिलिट्री थी वहां, मिलिट्री काम कर रही है, तो फिर आप लोगों को इंटरनेट और सब कुछ बंद करने से ऐसा नहीं है कि ऐसा बंद करने के बाद होगा नहीं होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। हम भी इच्छा करते हैं कि कुछ ऐसी घटना ही नहीं हो, आतंकवाद नहीं हो। पुलवामा की घटना हुई तो उसका उन्होंने अगर कुछ स्टेप्स लिए या सावधानी के लिए, तो उसमें गलत क्या किया? आप जो बता रहे हो, चलो थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन सेफ्टी की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर मैं देखूं कि इमरजेंसी तो वो सिर्फ और सिर्फ वो एक वोट वाली जो पूरी थी उसकी वजह से आई गई थी कि कहीं ना कहीं सत्ता ना चले जाए, और यहाँ पर बात कुछ और थी। यहाँ पर इन नेताओं को ना, आम लोगों को कौन सा परेशान किया गया? बात कुछ नेताओं की थी ना, और किसे नजरबंद किया गया? और जो पथराव करते थे इतने समय से उनका क्या, वो लोगों का क्या? जो ऐसे नेताओं को गिरफ्तार किया वो तो कोई कांग्रेस ने भी नहीं बोला कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, राज्यसभा के सांसद है, कभी कोई फैमिली ने ऐसा अनशन बात नहीं है, कभी अपोज नहीं किया, कभी झंडे का अपमान नहीं किया। जो परिवार ने आजादी की लड़ाई में तो उनका नाम भी आता था, भले ही कोई मुंह पे ना करे, लेकिन पीठ पीछे सबका नाम आता था, और आतंकवादी प्रवृत्ति भी किसके घर से ऑपरेट होती थी वो भी सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बड़ी राजनीति की हिंदुस्तान में वो सबको मालूम है। आप अभी जम्मू कश्मीर पे रहो, अगर राजनीति की बात आई तो मैंने जो बोला इमरजेंसी भी आएगी और काफी कुछ आएगा। जम्मू कश्मीर, हाँ इमरजेंसी के बाद, लेकिन क्या हुआ, इंदिरा गांधी को जनता ने वोट कितने दिए और चुनी के नहीं चुनी फिर? तो ऐसा नहीं है। नहीं इमरजेंसी को भी ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, भाजपा आ रही है ना, भाजपा आ रही है ना, समझो भाजपा आ रही है कि नहीं आ रही है? भाजपा आई या ना आई? राहुल गांधी का स्टेटमेंट आपने सुना कि इमरजेंसी की जो घटना हुई वो दुखद इतिहास है हमारा, हम लोग भी बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए था। ये तो देश हित में था ना, ये देश भी हित में था, तब भी आप जो बोल रहे हो, ये कलम 317 आई कहां से? वहां पर तो ऐसा भी बोला चलता था कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, अगर कश्मीर पर ऐसे भी पाकिस्तान अटैक करने वाला था, ठीक है, उनके पास ऑप्शन नहीं था, उनको बस ऐसा था कि भारत के साथ, लेकिन उन्होंने थोड़ा तन के कहा कि नहीं हम तो ये रूल के साथ रहेंगे। उनके पास ऑप्शन क्या था भारत के अलावा? पाकिस्तान ने तो अटैक कर ही दिया था। अगर चाहते, अगर और भी थोड़ी राजकीय बात होती तो शायद ये चीजें ना आती। हम क्यों नहीं रख सके
कि ये तिरंगे का अपमान करना गुनाह होगा? ठीक है, आप अपने तरीके से रहो, सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजें हमारी भी होनी चाहिए थी। तिरंगे का अपमान हुआ वो अच्छा हुआ जलपा। कोई भी कांग्रेस के नेता है इसी ने आज तक बोला कि तिरंगे का अपमान आज तक नहीं। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप जो बोलते हो कि उस वक्त जो आपने किया वो उचित किया, तो अभी ये जो पार्टी कर रही है उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर नजरकैद नहीं करते, हल्ला तो होने ही वाला था, प्रॉब्लम क्या हो गई उसमें? मिलिट्री ने बहुत सारे एक्शन, और ये लोग जो बाहर आके भी पाकिस्तान के साथ बात करनी है, उनको पाकिस्तान के साथ बात करनी है। बिरयानी कौन खाने जाता है जलपा? जन्मदिन बिरयानी का सवाल ही नहीं है, बिरयानी का सवाल ही नहीं पैदा होता है, बिरयानी का सवाल ही पैदा नहीं होता है, हम भी जानते हैं। लेकिन कलम 370 मोदी जी बिरयानी तब होता है, कलम 370 आती है जब कांग्रेस जो इतने साल सत्ता में रही है। हमने तब भी देखा है कि जम्मू कश्मीर में कितने हमारे जवान शहीद हुए, और आप इस तरीके का स्टेटमेंट देते हो। आप क्यों तरफदारी कर रहे हो इनकी? एक्शन लिए जाते हैं। आतंकवाद जब खड़ा होता है तो आतंकवाद जब खड़ा होता है, अरे 2 मिनट 7 साल है ना, 7 साल हुए भाजपा को, 7 साल हुए, आपको कितने साल हुए? और अभी अगर हम प्रमाण देखें तो वो काफी प्रतिशत घट गया है, 62% कमी आई है। कांग्रेस ने जो काम किया वो जो कांग्रेस ने काम किया, हर एक रूलिंग पार्टी, देखिए भाजपा कांग्रेस की बात नहीं, अभी भी बता दूं, भाजपा कांग्रेस के अलावा भी तीसरी कोई पार्टी अगर आती है तो वो भी देश हित में ही काम करेगी, देश हित में काम नहीं करेगी तो क्या करेगी? लाल बहादुर शास्त्री ने अच्छा किया। आज की डिबेट में 3 में से 1 के मुंह से मैंने आज बात नहीं सुनी कि भाई इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा आतंकवाद हुआ था तो उसको खत्म किया। बात जम्मू कश्मीर की है, मैंने कहा जो रूलिंग पार्टी है वो करेगी ही। आप गुणगान कहिए ना, आप बोल सकते हो कि अच्छा फैसला लिया, कि ये किया। आप बोल रहे हो कि ये तरीका गलत था, अरे ये तरीका गलत था तो आपको सही तरीका पता था तो आप कलम 317 हटा देते। आपको सही तरीका पता था तो आप कलम 317 हटा लेते। आपको कितने मौका दिया, आप क्यों नहीं कर सके? आप नहीं कर सके, यानी गलत तरीका हो गया। कुछ हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है चेंजेस नहीं हुआ है, बहुत सारे प्रावधान हट चुके हैं। आज नाम का बचा था, बहुत सारे स्लो स्टेप बाय स्टेप हुआ है। यानी तिरंगे का अपमान बचा था, तिरंगे का अपमान बचा था, वो 2 वाले झंडे वाली नीति बची थी, क्या क्या बचा था? नहीं, आपने क्या हटाया था? आपने क्या हटाया था? आपको पता है वहाँ कितना कार्य क्षेत्र रहता था? बोलते मैं बीफ खाता हूँ, दूसरे नेता बोलते मैं बीफ खाऊंगा। आप हो गए वो आज बात नहीं करते। हिंदू मुस्लिम की बात है, कश्मीर की बात है, भारत की बात है। आज कश्मीर की बात को छोड़ के मैं क्या आ जाऊं यूपी पे, मैं गुजरात पे आ जाऊं, मैं राजस्थान पे आ जाऊं, मैं छत्तीसगढ़ पे आ जाऊं। बात आज जम्मू कश्मीर की हो रही है। सही जो चीज है वो तो एक्सेप्ट करनी होगी। योगेश जी, ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो अभी भी ये सिचुएशन नहीं आई होती, शायद हम कहीं और बैठे होते। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन बात हो रही है कि तरीका ये गलत, तो सही तरीका आपको पता था तो आपको ले आना चाहिए था ना अपने डेवलपमेंट के लिए। सभी राज्यों की अच्छा ठीक है, चलो जाने दीजिए। परिसीमन के और पे कांग्रेस का रुख क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जब भी परिसीमन करती है तो पॉलिटिकली करती है, उसको जहां फायदा होगा ऐसा परिसीमन करेगी। उसको फायदा नहीं है, यहाँ पर देश को फायदा। देखिए जम्मू कश्मीर में, देखिए जम्मू कश्मीर की ऐसा ही किया था जी, जम्मू कश्मीर की बात अलग है। वहां पर परिसीमन अब जो होगा वो देश के हित में होगा कि ये जो 3 पार्टी है या जहां पर आतंकवादी प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट ना कर जाए। देश हित में होगा परिसीमन, किसी पार्टी के नहीं। वो तो वहां के लोग चुनाव के जरिए डिसाइड करेंगे कि उनको कौन सी पार्टी लानी है, लेकिन परिसीमन देश के हित में होगा। सही बात में होना चाहिए और चुनाव ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सभी को साथ में लेके होना चाहिए, लोकतंत्र अच्छा हो उसके लिए होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ चुनाव के सामने बहुत सारे 17 पार्टी है जो अपोज कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी लाओ, तो वो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट चुनाव करो, लोकतंत्र कायम करो। नहीं सही बात है, होनी चाहिए। और वहां पर भी यही होना चाहिए, वहां के लोग जो स्थानिक लोग हैं जो पार्टी को चुन ले वो। योगेश जी आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी अतुल जी आपकी और भी लौटेंगे समय रहा तो। योगेश जी आपकी और आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर अंतिम प्रश्न यही होता है कि अब जम्मू कश्मीर का विकास तो करना है लेकिन परिसीमन से होके गुजरना है। अब परिसीमन जो होगा वो तो देश हित में लेना होगा, नहीं कि किसी पार्टी के जरिए, क्योंकि यहाँ का मुद्दा कुछ अभी भी अलग है। यहाँ पर अब परिसीमन जो होगा, हम देखते हैं कि एक बार जो फैसला हो जाता है वो काफी सालों तक ऐसे ही चलता है, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं आता, और बदलाव लाना हो तो फिर वो एक नया हंगामा होता है। यानी कि ये एक ही बार डिसीजन लेना है परिसीमन का, यानी कितना ध्यान से लेना होगा?
जरपा जी, मैं जब ये डिबेट में आया, मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग सिर्फ 370 और कश्मीर के बारे में बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे अतुल भाई जो है वो तो हमेशा बाउंड्री के बाहर खेलने के लिए कांग्रेस के कोई भी या भाजपा के कोई भी प्रवक्ता होते हैं, वो लोग बाउंड्री के बाहर खेलना पसंद करते। मुझे ये ठीक नहीं लगा, बहुत टाइम उसमें गया। अच्छा, मेरा कहना ये है कि 370 को हटाया किसने? कांग्रेस ने तो कोई ट्राई नहीं किया था। ऑन द कॉन्ट्ररी, कांग्रेस के गवर्नमेंट भी वहां पर थी। मैं उनके सीएम का नाम अभी भूल गया हूं। कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी। क्या ट्राई किया आप लोगों ने? और उसी टाइम पर अतुल जी ने बहुत अच्छा बताया कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को तिरंगा का वो होता था, लेकिन वो एक स्टेडियम में, क्लोज स्टेडियम में होता था, पब्लिक के लिए नहीं था। कोई भी एक बच्चा या कोई भी यूथ एक तिरंगा लेके गांव में नहीं घूम सकता था, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे अहमदाबाद के अमित शाह, उसने जो हिम्मत की 5 अगस्त 2019 में, और ये 370 हटाया, क्योंकि मैंने अमित शाह के साथ काम किया है, मैं उनको ठीक से जानता हूं। हाँ, लेकिन उसने जो डिसीजन लिया वो एक बड़ी बात थी। लेकिन ये 370 अभी हटा, उससे क्या फायदा हुआ क्या नहीं, हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उसमें अभी 371 है। आपको मणिपुर जाना है तो आपको वहां परमिट लेनी पड़ेगी। हमारे आरएसएस के कोई भी कार्यकर वहां जाते हैं, हर साल 2 बड़े लोग वहां जाते हैं, उसका नियम है। तो आरएसएस नहीं, मेरी बात सुनो, हमारा आरएसएस यानी भारत का, मेरी बात मत करो। तो आरएसएस के लोग जब जाते हैं तो वहां मणिपुर में परमिट लेनी पड़ती है। लेकिन ये भी 371 वहां से भी हटाना पड़ेगा, वो भी आपको ख्याल रखना चाहिए। 370 हटाया, वो एक अच्छी अचीवमेंट है। लेकिन यहाँ 371 कोई और कारण से अभी नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वहां चाइना का और दूसरा भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कश्मीर की बात करूं अभी, तो कश्मीर में जो सीमांकन होगा वो कोई भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को फायदा होगा ऐसा करने की बात नहीं होती है। शायद पहले कांग्रेस थी, उन्होंने भी यही किया होगा, बीजेपी ने भी यही किया होगा। लेकिन परिसीमन जो होगा वो पॉपुलेशन के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, उनकी प्रणालिका के हिसाब से होगा, वो तो ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, कहीं प्लस माइनस कुछ होगा, उसमें हमको कहीं ऑब्जेक्शन लगेगा भी। लेकिन परिसीमन एक बार होने के बाद पब्लिक को भी बुलाया जाएगा कि आपको इसमें कोई सुझाव है तो बताइए। मैंने इतने सालों से देखा है, परिसीमन जब जब भी होता है पब्लिक को बुलाया जाता है। हाँ, उसकी सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये परिसीमन एक ऑफिशियल सिस्टम है और अंग्रेजों के टाइम से ये चल रही है और ठीक से चल रही है। कहीं 2 लाख का एक एमपी होता है, हमारे अहमदाबाद का 20 लाख का होता है, वो भी होता है। लेकिन ये इसमें कहीं ना कहीं सुधार होने की जरूर है। और अब जब जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा और लद्दाख को अलग रखा जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं, और ये ठीक से होगा और हमें विश्वास है कि वो ठीक से होगा। जी बिल्कुल। तो आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर में एक नया सूर्योदय हुआ है। ये सूर्योदय की शुरुआत तो 2 साल पहले ही हो चुकी थी, आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त के दिन, 5 अगस्त 2019 की, जब आर्टिकल 370 हटाई गई। अब 2 साल में जम्मू कश्मीर में क्या बदला, तो आपको बता दें कि अब तिरंगा लहरता हुआ दिखाई देता है। हर सरकारी भवन पर अब तिरंगा जो है वो लहराता है। और वहाँ पर और भी सुधार हुआ है कि जो यूथ, वहाँ की जो युवा पीढ़ी थी, वो कहीं ना कहीं जो आतंकवादी का उकसावा था या जो पुरानी बातें थी उसके उकसावे में जो पत्थरबाजी होती थी, वो कहीं ना कहीं अब अंकुश में है, कंट्रोल में है। अब हमारे जो सैनिक है वो अंदरूनी लड़ाई अब बंद हो चुकी है, इसीलिए उनका संपूर्ण ध्यान, उनका जो पूरा ध्यान है वो आज भी बॉर्डर पर और अच्छे से वो लड़ सकते हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि दुश्मन के साथ तो लड़ना ही है और साथ ही अपनों के पत्थर से भी बचना है, जो सिचुएशन काफी अब हद तक सुधर चुकी है। अब प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर का विकास करना हो तो परिसीमन
परिसीमन अब याद रखा जाए कि एक बार करना है और ऐसा करना है कि फिर पीछे से कोई विवाद न छूट जाए। यह परिसीमन है वो किसी पार्टी के मद्देनजर नहीं रखना, लेकिन देश हित में रखना है। इसमें ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकवादी प्रवृत्ति होती है उससे बचकर कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि ये परिसीमन हो जाए, वहां शांतिपूर्ण तरीके से वहां के जो स्थानिक लोग हैं वो भी रह सके, वहां पर चुनाव भी हो और वहां के लोग ही चुनेंगे कि उन्हें कौन सी पार्टी चाहिए। अब परिसीमन के लिए बातचीत की शुरुआत भी 24 जून को कर दी गई। प्रधानमंत्री जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि ये दिल्ली बुलाया गया है जिससे दिल की जो दूरी है वो कम हो जाए। और जब तक सवाल है कि इनको कैद किया गया था, तब तक तो लगता है कि वो उचित भी था, क्योंकि हर सत्ताधारी पक्ष की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि कहीं भी हंगामा ना हो, कहीं हल्ला ना हो। देश को बचाना, स्थानिक जो नागरिक है उनको बचाना उनकी प्रायोरिटी थी। यानी उन्हें लगा कि ये जो लोग उकसा सकते हैं, या हमेशा से इनका इतिहास भी ये रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं नजर कैद करना होगा। नजर कैद ही करा गया था और कुछ नहीं किया गया था, जिसका सबूत है कि उन्हें दिल्ली तक बुलाया गया। उनसे बातचीत की गई, शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकले, परिसीमन हो, फिर से चुनाव हो, एक लोकतांत्रिक देश की जो धारा है उसमें अब जम्मू कश्मीर भी शामिल हो जाए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 370 हटी है तभी हमारा हुआ है, ये पहले भी हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, लेकिन अब इसका विकास करने की बात है। अब बात यह भी है कि हाँ, सत्ता पहले भी किसी पार्टी की थी, लेकिन प्रयास उतने नहीं किए गए। जम्मू कश्मीर पर पहले भी बहुत हंगामा होता था, लेकिन कभी भी इस ओर कदम नहीं उठाया गया। कलम 317, आप सोचिए, अगर बहुत पहले दूर कर दी गई होती तो आज जम्मू कश्मीर का विकास हम क्या देख रहे होते। हाँ ठीक है, ये जो निर्णय है वो मोदी काल में लिया गया, मोदी सरकार में लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगर अभी के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जी हाँ, ये उनकी ही हिम्मत थी कि नहीं हम कर सकते हैं। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि देश की जो शांति है वो कहीं नहीं जाएगी, और हमने देखा कि देश में शांति भी बरकरार रही। जम्मू कश्मीर की ये जो कलम 317 जो सबसे बड़ा सिरदर्द था वो भी दूर हो गया। यानी पूरा देश इस उनके डिसीजन पर तो उनको सलामी देता ही है। यहाँ पर बात इतनी ही है कि जम्मू कश्मीर, जिसके लिए शायद कितने ही लोगों ने अपना खून भी बहाया है, शहादत भी उन्होंने ओढ़ी है, जो एक सपना हुआ था करता था, हमारे साथ मिला हुआ एक आज़ाद जम्मू कश्मीर जहाँ पर तिरंगा लहराता हो, वो सपना अब साकार होता दिखता है। जो दृश्य हमने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए कि एक प्रसिद्ध लेक वहाँ पर तिरंगा लहराया गया है, वहाँ के बच्चे अब तिरंगा लहराते हैं। ये दृश्य के लिए बहुत इंतजार करना पड़ा, बहुत सालों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन हाँ, अब जम्मू कश्मीर का विकास तो होगा। अब देश का विकास में जम्मू कश्मीर का भी उतना ही हिस्सा भी होगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।